हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश और इस वीडियो में हम रैपिड रिवीजन करेंगे लाइट चैप्टर का। सो लेट्स स्टार्ट। क्या लगता है इस दुनिया में सबसे फास्ट ट्रैवल कौन करता है? ऑफ कोर्स लाइट, जो केवल 8 मिनट्स और 20 सेकेंड्स में सन से अर्थ तक की डिस्टेंस को ट्रैवल कर लेती है। इसके अलावा लाइट की कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जैसे कि रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन को हम इस वीडियो में डिस्कवर करने वाले हैं। सो लाइट की फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स अ सरफेस। जब भी लाइट किसी सरफेस पर स्ट्राइक करती है तो वो उस केस में अपना पाथ चेंज कर लेती है। इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। नाउ रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। सपोज मेरे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या फिर एक मिरर है। इस पर जो लाइट रे फॉल हो रही है उसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे, जबकि जो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर फॉल होगी उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नाउ इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। अब यहाँ पर दो एंगल्स बनेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस लॉ के अकॉर्डिंग दोनों ही एंगल्स इक्वल होंगे। सेकेंड लॉ ये कहता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि दोनों ही रे और नॉर्मल सेम प्लेन पर लाई करेंगी। नेक्स्ट टॉपिक है मिरर्स। मिरर्स दो टाइप के हो सकते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जो अपने घरों में हम डेली यूज़ करते हैं, जबकि स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर अंदर की तरफ यानी कि इनवर्ड कर्व्ड होता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर बाहर की तरफ यानी कि आउटवर्ड साइड कर्व्ड होता है। अब हम समझेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इस केस में जो इमेज का साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि इमेज जो भी बनती है वो लैटरली इन्वर्टेड होती है, मतलब इसका राइट पार्ट लेफ्ट साइड हो जाएगा और लेफ्ट वाला पार्ट राइट साइड हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है जो इमेज डिस्टेंस होगी वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के इक्वल होगी। और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है कि जो इमेज फॉर्मेशन होगा बाय द प्लेन मिरर वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगा। वर्चुअल का मीनिंग होता है कि जो इमेज रियल ना हो, और इरेक्ट का मीनिंग है एकदम स्ट्रेट, सीधी। अब हम समझेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स के थ्रू इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सपोज ये है एक कॉनकेव मिरर। इस केस में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर होता है उसे हम पोल कहते हैं और इसको P से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। जो स्ट्रेट लाइन हम P से पास करते हैं या फिर पोल से पास करते हैं उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस। फोकस वो पॉइंट है जहाँ पर सारी लाइट रेज आकर के मीट होती हैं या फिर कन्वर्ज होती हैं। थर्ड पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। स्फेरिकल मिरर के सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसको कैपिटल R से लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर के डिफरेंट केसेस को स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्लेस्ड है तो उसकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर और कैसी होगी। सो अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उस केस में जो लाइट रेज होंगी उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कंसीडर करेंगे और सारी की सारी रेज फोकस पर मीट हो जाएंगी। सो फोकस पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। सो पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगी एट फोकस। नेचर एंड साइज ऑफ इमेज की अगर बात करें तो इस केस में साइज बहुत ही छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा या फिर पॉइंट साइज होगा। और इमेज का नेचर रियल और इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड का मतलब है उल्टा होगा। अब सेकेंड केस देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट अब C से थोड़ा पीछे है। देखो हम जितने भी केसेस पढ़ेंगे उसमें हमेशा तुम्हें एक लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनानी है और उसको फोकस पे मीट कर देना है इस तरीके से, और सेकेंड वाली लाइट रे को डायरेक्टली फोकस से पास करना है। इस केस में तुम देख सकते हो कि दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेज C और F के बीच में मीट कर रही हैं। सो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो C और F के बीच में होगा। नेचर की बात करें तो इस केस में भी रियल और इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होगा और इमेज का साइज इसमें भी डिमिनिश्ड ही होगा, यानी कि स्मॉल होगा। थर्ड केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट C। इस केस में जो पोजीशन ऑफ इमेज होगी वो होगी एट C
और तुम खुद देख सकते हो कि यहाँ पर जो इमेज का साइज़ है और ऑब्जेक्ट का साइज़ दोनों सेम है। इसी के साथ इमेज इन्वर्टेड भी होगी, यानी कि उल्टी दिखाई देगी। नेक्स्ट केस है जब ऑब्जेक्ट C और F के बीच में प्रेजेंट होगा। इस केस में जो पोजीशन ऑफ इमेज होगी वो होगी बियॉन्ड C। नेचर ऑफ इमेज रियल और इन्वर्टेड होगा और साइज एनलार्ज होगा। नेक्स्ट केस है जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर प्रेजेंट है। इस केस में रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो पोजीशन ऑफ इमेज होगी वो होगी एट इन्फिनिटी। इस केस में साइज ऑफ इमेज होगा हाईली एनलार्ज्ड एंड नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। हमारा लास्ट केस है जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में प्रेजेंट है। इस केस में इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी। इसका भी साइज एनलार्ज होगा, बट ये वर्चुअल और इरेक्ट होगी। वर्चुअल का मतलब ये है कि ये रियल नहीं होगी, आप इसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते। इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर के भी दो केस पॉसिबल हैं। फर्स्ट केस जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्लेस्ड है, और सेकेंड केस जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा हुआ है। फर्स्ट वाले केस में इमेज का फॉर्मेशन फोकस पर होता है, वो भी बिहाइंड द मिरर, और सेकेंड वाले केस में इमेज का फॉर्मेशन पोल और F के बीच में होता है, बिहाइंड द मिरर। दोनों ही केसेस में इमेज का नेचर वर्चुअल और इरेक्ट होता है। अब इन सभी डायग्राम्स को ड्रॉ करने के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक ट्रिक है। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ करना है, उसके बाद उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, उसका पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ड्रॉ कर लेना है। इतना करने के बाद तुम्हें 6 लाइंस ड्रॉ करनी है। उन सभी के ऊपर मार्किंग कर लेनी है 1 से लेकर 6 तक। याद रखना 6 वाली लाइन को हाफ ड्रॉ करना है। इसी तरीके से नीचे की तरफ भी मार्किंग कर लेनी है, बट इस बार मार्किंग उल्टी साइड से स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट जो ऊपर वाला जितना भी पार्ट है वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा और नीचे वाला पार्ट इमेज को रिप्रेजेंट करेगा। और 6th वाली लाइन को हमें मिरर के पीछे ड्रॉ करना है। अब इस डायग्राम की हेल्प से ऑब्जेक्ट की पोजीशन को और इमेज की पोजीशन को बता सकते हो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर तुम्हें ऐसा डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें तुम्हारा ऑब्जेक्ट C और F के बीच में प्रेजेंट है, सो इस ट्रिक के हिसाब से ये 4th वाला केस है। सो 4th वाले केस से तुम्हें ऑब्जेक्ट और इमेज को अपने डायग्राम में ड्रॉ कर लेना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिरर फॉर्मूला। सपोज हमारे पास ये एक मिरर प्रेजेंट है, ये ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है और ये है हमारी इमेज। सो पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम U से डिनोट करते हैं और इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जबकि पोल से इमेज तक की डिस्टेंस को हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। सिमिलरली पोल से लेकर कैपिटल F यानी कि फोकस तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाता है और इसको स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। सो हमारा मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, जहाँ पर f का मतलब है फोकल लेंथ, u का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड v का मतलब है इमेज डिस्टेंस। इस फॉर्मूला की हेल्प से अगर हमें कोई भी दो चीज़ें गिवन है क्वेश्चन में, तो हम थर्ड डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं ना। फॉर्मूले को यूज़ करते समय हमें कुछ साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना होता है, यानी कि मिरर के लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेस को हम हमेशा नेगेटिव में यूज़ करते हैं, जबकि राइट साइड वाली डिस्टेंस को पॉजिटिव में यूज़ करते हैं। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट की हाइट अगर अपवर्ड है तो उसे हम पॉजिटिव यूज़ करते हैं, जबकि डाउनवर्ड हाइट को नेगेटिव में यूज़ किया जाता है। तो चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन को हम डिफाइन करते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन। इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक ग्लास स्लैब है या फिर कुछ कंटेनर है जिसमें वाटर प्रेजेंट है। यहाँ पर दो मीडियम्स प्रेजेंट हैं, एयर और वाटर। जब भी लाइट एयर से वाटर में या फिर ग्लास में एंटर करेगी तो उसकी बेंडिंग हो जाएगी। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि इस केस में एयर जो है वो एक रेयरर मीडियम है। रेयरर मीडियम का मतलब है कि इसके पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी गैप होगा, जबकि वाटर या फिर कोई ग्लास स्लैब एक डेंसर मीडियम होगी जिसके पार्टिकल्स या फिर एटम्स काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो उस केस में वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, और जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, यानी कि नॉर्मल से दूर हो जाती है। इसी सेम केस में देखो, अगर लाइट रे वाटर से बाहर निकलेगी तो वो एयर में जाएगी, और एयर एक रेयरर मीडियम है। और यहाँ पर क्योंकि लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, सो इस केस में लाइट नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी, यानी कि नॉर्मल से दूर हो जाएगी। सो याद रखना, जब भी लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, जबकि जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो उस केस में लाइट की बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। इस केस में तीन रेज प्रेजेंट हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और एमर्जेंट रे।
एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लैटरल शिफ्ट कहते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन की तरह रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज होते हैं। इस डायग्राम को हम पहले भी देख चुके हैं। इस डायग्राम में जो इंसिडेंट रे के साथ नॉर्मल का एंगल होता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, जबकि नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। इस फर्स्ट लॉ को हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। इसी चीज़ को हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये जो कॉन्स्टेंट होता है ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। नाउ सेकेंड लॉ इज कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों ही एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। नाउ अब इस कॉन्स्टेंट को समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। इसी बात को हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जहाँ पर n का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसको c से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। अब हमें स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ना है। स्फेरिकल लेंसेज ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं जिनसे लाइट पास हो सकती है। ये दो टाइप्स के हो सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस बाहर की तरफ निकले होते हैं जबकि कॉनकेव लेंस अंदर की तरफ होते हैं। मिरर की ही तरह लेंसेज में भी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर पोल की जगह पर ऑप्टिकल सेंटर होता है जिसे हम O से डिनोट करते हैं। लेंसेज में दोनों ही साइड फोकस प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम F1 और F2 लिखते हैं। सिमिलरली सेंटर ऑफ कर्वेचर को C1 और C2 लिखा जाता है। C1 को 2F1 भी लिखते हैं और C2 को 2F2 भी लिखा जाता है। सो ये हो गए लेंस से जुड़े कुछ बेसिक टर्म्स। अब हम समझेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के केसेस पढ़ेंगे। फर्स्ट केस है जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्लेस्ड है। सो हम लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ इमेज इज एट फोकस F2 एंड साइज ऑफ इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड। इस केस में जो साइज होगा इमेज का वो बहुत ही छोटा होगा, यानी कि पॉइंट साइज्ड होगा। थर्ड, नेचर ऑफ इमेज में हम लिख सकते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड केस है जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रेजेंट होगा या फिर बियॉन्ड 2F1 प्रेजेंट होगा। सो एक बात याद रखना कि आने वाले सारे ही केसेस में एक रे को हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखकर फोकस से पास कर देंगे, जबकि दूसरी रे को हम ऑप्टिकल सेंटर यानी कि O से पास करेंगे। इस केस में जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो होगा बिटवीन F2 एंड 2F2। साइज ऑफ इमेज होगा डिमिनिश्ड यानी कि स्मॉल और नेचर ऑफ इमेज होगा रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड केस है जब हमारा ऑब्जेक्ट 2F1 पर यानी कि C1 पर प्रेजेंट होगा। सो इस केस में पोजीशन ऑफ इमेज होगी 2F2। इमेज सेम साइज की होगी और रियल और इन्वर्टेड ही होगी। अगर तुमने ध्यान दिया हो तो इन सभी केसेस में एक चीज़ कॉमन हो रही है, जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है हमारी इमेज पीछे होती जा रही है। फोर्थ केस में हमारा ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में प्रेजेंट होगा। इस केस में इमेज का फॉर्मेशन 2F2 के बाद होगा यानी कि बियॉन्ड 2F2 होगा। इमेज का साइज एनलार्ज होगा और नेचर रियल और इन्वर्टेड होगा। केस 5, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस यानी कि F1। इस केस में दोनों ही रिफ्रैक्टेड लाइट रेज पैरेलल हो जाएंगी और इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी पर होगा। इमेज का साइज हाईली एनलार्ज्ड होगा और रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी। सिक्स्थ केस में हमारा ऑब्जेक्ट F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में प्रेजेंट होगा। इस केस में इमेज का फॉर्मेशन सेम साइड पर होगा। इमेज वर्चुअल होगी, एनलार्ज होगी बट इरेक्ट होगी। इरेक्ट का मतलब सीधी होगी। इस डायग्राम में ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है इमेज डिस्टेंस और ये है फोकल लेंथ। सो अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर हमें दो चीज़ें पता हैं तो हम तीसरी चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। सपोज इस केस में ऑब्जेक्ट की हाइट है h और इमेज की हाइट है h डैश। सो मिरर और लेंस दोनों के ही केसेस के लिए हम मैग्निफिकेशन लिख सकते हैं h डैश अपॉन h। मिरर के लिए मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u।
जबकि लेंस के लिए है m इज इक्वल्स टू v अपॉन u। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेन मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव और +1 होती है। +1 ये रिप्रेजेंट करता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम होगा। इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर के लिए m की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव और 1 से कम होती है। इसी टाइप से कॉन्केव मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव होती है और मोर देन 1 होती है। मैग्नीफिकेशन की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ भी कुछ ना कुछ शो करती हैं, जैसे कि अगर m की वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब इमेज रियल होगी, और अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब इमेज वर्चुअल होगी। नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर का यूज़ टॉर्च में, हेडलाइट्स में या फिर सर्च लाइट में किया जाता है। इसी तरह से कॉन्केव मिरर का यूज़ डेंटिस्ट टीथ की लार्ज इमेज देखने के लिए करते हैं। इसके अलावा कॉन्केव मिरर का यूज़ एज अ शेविंग मिरर भी होता है। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ व्हीकल्स में एज अ रियर व्यू मिरर की तरह होता है, सो दैट पीछे प्रेजेंट व्हीकल्स का ज़्यादा वाइडर व्यू हमें मिल सके। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज सिक्योरिटी मिरर्स इन शॉप्स। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। सो पावर ऑफ लेंस की एबिलिटी है कि वो लाइट रेज को कितना ज़्यादा डाइवर्ज कर पा रहा है या फिर कन्वर्ज कर पा रहा है। सो इसको हम लिख सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट इज कॉल्ड इट्स पावर। पावर ऑफ लेंस हमेशा फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है। सो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। इसको हम लोग कैपिटल P से डिनोट करते हैं। अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ f है तो उसकी पावर हो जाएगी 1/f। लेंस की पावर को डायोप्टर में कैलकुलेट करते हैं। इस फॉर्मूले में फोकल लेंथ को मीटर्स में रखा जाता है। कॉन्केव लेंस की पावर हमेशा नेगेटिव में होती है, जबकि कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा पॉजिटिव में होती है। आई होप चैप्टर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना।